नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं के ध्यान में रखते हुए जो शिक्षण विधि का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है समाजीकरण, उसको लेकर हम बात करते हैं। तो हम पढ़ेंगे समाजीकरण के प्रकार। समाजीकरण क्या होता है? सोशलाइजेशन, मतलब जिसके द्वारा हम अपने समाज के जो रीति रिवाज है, हमारी जो परंपराएं हैं, उनको सीखते हैं। ये सारी प्रक्रिया शुरुआत से हो जाती है। ये एक बालक के जन्म लेने के बाद जैसे जैसे वो अपने वातावरण को देखकर चीज़ें सीखना शुरू करता है, वैसे वैसे आप पाएंगे उसके समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बात समझ पा रहे हैं? तो समाजीकरण को लेकर तो बहुत व्यापक चर्चा होती है। हम संक्षेप में समाजीकरण के प्रकार को लेकर बात करेंगे। समाजीकरण के प्रकार, तो पहले यदि हम बात करें सबसे पहले कि प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण, आपकी परीक्षा में जो प्राइमरी एजेंट होते हैं, सेकेंडरी एजेंसीज जो होती हैं, उनसे प्रश्न पूछा गया है पहले भी। जो समाजीकरण के अभिकर्ता होते हैं, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, वहां से प्रश्न बनता है। तो वहां तक जाने के लिए हमें प्राथमिक समाजीकरण समझना होगा। हमें प्राइमरी जो सोशलाइजेशन है एक बालक का, वो समझना होगा कि प्राथमिक समाजीकरण का अर्थ होता क्या है, क्या होता है। एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण ये होता कब है? तो ये जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में, अब मैं केवल बाल्यावस्था कह रहा हूं, मतलब पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल बाल्यावस्था तक आप मान के चलिए जो उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। इस चरण में होता क्या है? इस चरण में बच्चों को बुनियादी ज्ञान, भाषा और जो व्यवहार है, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। वो जैसे ही बच्चा भाषा सीखना शुरू करता है, आप पाएंगे कि भाषा के साथ साथ, भाषा ही वो साधन है जो सारी चीजें उसको समझ में आती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इस चरण में जो परिवार के भीतर ये संपादित होगा, भाई शुरुआती समय है, इन दोनों में से कोई सा भी आप समझेंगे तो भी वो परिवार के भीतर ही संपादित होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो समाजीकरण के प्राथमिक एजेंट या अभिकर्ता है वो कौन है? प्राइमरी एजेंसी कौन हो जाएगी? फैमिली हो जाएगी, परिवार हो जाएगा, माता पिता। वो वहीं से सारी चीजें सीखता है सबसे शुरुआत में। तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था में बच्चे का जो सोशलाइजेशन का पूरा प्रोसेस है वो घर के अंदर संपादित होता है। आप ये बिंदु लिख भी सकते हैं। यह चरण सामान्यतः परिवार के अंदर या परिवार के भीतर, आप कह सकते हैं, संपादित होता है। अब इस चरण में क्या होगा कि जो बालक है उसको जो बुनियादी ज्ञान है, वस्तुओं की पहचान उसको कराई जाती है। बिंदु स्पष्ट हुआ? उसको व्यक्तियों की पहचान कराई जाती है। तो वो क्या करता है? शुरुआत में व्यक्तियों में अंतर करना सीखता है। उसको ये समझ में आने लगता है कि यदि कोई व्यक्ति मेरी नजरों के सामने नहीं है, या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका अस्तित्व है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां उसको इस जो बुनियादी ये चरण है, हम कह सकते हैं इसमें उसको भाषा हो गई, व्यवहार हो गए, वो सारी चीजें सिखाई जाती है। तो आप लिख सकते हैं कि इस चरण में बच्चों को बुनियादी ज्ञान, भाषा और व्यवहार सिखाया जाता है। व्यवहार सिखाया जाता है। बात समझ पाए? ये ध्यान रखना है कि ये चरण क्या होता है, सामान्यतः ऐसा होता है परिवार के भीतर ही संपादित होता है। परिवार के अंदर ही लोग उसको अलग अलग चीजों के बारे में, वस्तुओं के बारे में सिखाना शुरू करते हैं। उसको जो बुनियादी ज्ञान है वो देना शुरू करते हैं। वहीं से उसके समाजीकरण की पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। मान लीजिए कि परिवार में माता पिता के अलावा अन्य लोग भी हैं, तो उस बालक के अनुसार यदि आप सोचें तो उस बालक का समाज तो वही है।
जो उस समय उसके सामने मौजूद है, जिनको वो देख पा रहा है, तो वही उसका समाज हो गई। जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा, जब वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जाएगा, तब आप पाएंगे उसके संपर्क में कौन आएंगे? विद्यालय आ जाएगा। उसके जो मित्र हैं, मित्र मंडली है, साथी समूह है, वो आ जाएंगे। आस पड़ोस उसके संपर्क में आ जाएगा, उसके शिक्षक उसके संपर्क में आ जाएंगे। तो क्या होगा? उसके समाज का दायरा बढ़ेगा, उसके समाज का दायरा बढ़ेगा। तो हम दूसरा क्या पढ़ लेंगे? दूसरा प्रकार हम कहेंगे द्वितीयक समाजीकरण। द्वितीयक समाजीकरण। अब ये क्या होगा? ये कब तक चलेगा? तो इसको ध्यान रखेंगे कि यह परिपक्वता अवधि तक चलता है या परिपक्वता तक चलता है? चलता है। अब बालक बाल्यावस्था को पार करके आया है, तो जैसे हमने बात की, अब उसकी जो मित्र मंडली है, उसके जो साथी समूह है, वो उसके समाज में शामिल होंगे। जो विद्यालय है उसके वो शामिल होंगे। यानी कि आप ये कह लीजिए कि इस चरण में, समाजीकरण के इस चरण में, परिवार के अलावा, परिवार के अलावा विद्यालय, शिक्षक और दोस्त, विद्यालय उसके संपर्क में आ जाएगा, उसके साथी समूह संपर्क में आ जाएंगे, शिक्षक संपर्क में आ जाएंगे। तो ये सारे उसके समाजीकरण में, समाजीकरण में अत्यधिक भूमिका, अत्यधिक भूमिका निभाने लगते हैं, निभाने लगते हैं। अब देखिए इस चरण में क्या होगा? सेकेंडरी स्टेप में, स्टेज में क्या होगा? इस चरण में जब बालक आस पड़ोस वालों के संपर्क में भी आया, अपनी कक्षा में उपस्थित अन्य विद्यार्थियों के संपर्क में भी आया, अपने शिक्षकों के संपर्क में भी आया, तो अब ये तो बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि कक्षा में उपस्थित जितने भी विद्यार्थी हैं, उसका जो मित्र मंडली है, उसके जो साथी हैं, वो सभी एक ही प्रकार के रीति रिवाजों को जानते हों, सभी एक ही धर्म के हों, ये भी आवश्यक नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में बालक अब क्या सीखने लगेगा? जो रीति रिवाज हैं समाज के, जो संस्कृति है, जो नैतिक मानक हैं, वो उनको सीखने लगता है। क्योंकि जैसे ही बालक विद्यालय जाना शुरू करता है, बालक का निरंतर मूल्यांकन होना भी शुरू हो जाता है। और इस आधुनिक परिवेश में बालक के मूल्यांकन में केवल शिक्षक शामिल नहीं है। पहले शिक्षक केवल शामिल होते थे, अब केवल शिक्षक शामिल नहीं है। अब शिक्षक है, उसके दोस्त हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, घर वाले हैं, सब मूल्यांकन में शामिल हैं। अब क्या होगा? जैसे आप देखेंगे कि बालक विद्यालय से आया, उसने किसी अनजान बड़े व्यक्ति को, जो उसके घर में उपस्थित था उस समय, उसको देखकर उसने ग्रीटिंग्स नहीं किया, उसको नमस्ते नहीं, प्रणाम नहीं किया, विश नहीं किया, तो सहज क्या कहेंगे कि स्कूल में क्या सीख रहे हो? स्कूल में आपको क्या सिखाया जा रहा है? ये क्या हुआ? ये मूल्यांकन हुआ। बात समझ पाए? तो इस चरण में, ये जो हमने द्वितीयक समाजीकरण की बात की, इस चरण में बच्चों का संपर्क बढ़ता है। जब बच्चे का संपर्क बढ़ेगा, वो आस पड़ोस के संपर्क में आएगा, वो नए अपने शिक्षकों के संपर्क में आएगा, नए विद्यालय वातावरण के संपर्क में आएगा, वो अपने साथियों के संपर्क में आएगा। तो ये जो संपर्क होगा, हम कहें इस संपर्क, या आप ये कह लीजिए यह संपर्क बच्चे को समाज एवं संस्कृति के नैतिक मानकों, रीति रिवाजों और सिद्धांतों को सीखने में मदद करते हैं,
सीखने में मदद करते हैं। ये द्वितीयक समाजीकरण है। अब जो एक हम कहेंगे लैंगिक समाजीकरण, एक जेंडर सोशलाइजेशन भी होता है, उसको केवल समझ लीजिए लैंगिक समाजीकरण। तो इस चरण में या इस प्रक्रिया में जो पूरी समाजीकरण की प्रक्रिया है, इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा सबसे पहले अपने लिंग को जानना शुरू करता है कि वो पुरुष है या वो स्त्री है। बात समझ पाए? तो सबसे पहले जो हम समाजीकरण की पूरी प्रक्रिया की यदि बात करें तो बच्चा सबसे पहले अपने लिंग के बारे में जानना शुरू करता है। और 2 साल की जो अवस्था है, 2 साल की उम्र की यदि हम बात करें तो 2 साल की उम्र से ही बच्चा अपने लिंग को जानना शुरू कर देता है। 2 साल की अवधि में ही, उस 2 साल की अवस्था में ही वो अपने लिंग को समझना शुरू कर देता है। आप पाएंगे कि इसमें परिवार की भी बड़ी भूमिका होती है। परिवार क्या करता है, जैसे आप मानिए कि एक परिवार में एक बेटा है, एक बेटी है, ठीक है, दोनों हम उम्र है मान लीजिए। अब उनके क्या होगा कि उनके टॉयज जब लाए जाएंगे, खिलौने जब लाए जाएंगे, तो आप पाएंगे कि जो लड़का है उसके खिलौने कैसे आएंगे, कार आ गई, बाइक आ गई, बंदूक आ गई। बेटी है उसके खिलौने कैसे आएंगे, उसको गुड़िया मिल जाएगी, डॉल मिल जाएगी, उसको वो छोटा सा जो किचन सेट आता है वो मिल जाएगा। अब ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं परिवार की ये भूमिका है कि वो उसका लैंगिक समाजीकरण कर रहा है। परिवार की भूमिका इसमें हो जाती है। आस पड़ोस की भूमिका देखेंगे, क्या कहेंगे, अगर बालक रो रहा है, लड़कियों की तरह रो रहा है, ये क्या है, ये जो शब्द दिया गया लड़कियों की तरह रो रहा है, आप पाएंगे, आप देखेंगे कि यदि किसी बालक, कोई बालक ऐसा है वो लंबे बाल कर लेता है, उसको आप देखेंगे क्या कहते हैं, लड़कियों के जैसे बाल रख रखे। लड़कियों के संदर्भ में यदि आप सोचें, थोड़ा सा विचार करें इस पे, यदि आप गहनता के साथ में, आप देखिए यदि कोई लड़की छोटे बाल रखती है, उनकी कटिंग को क्या कह देते हैं, बॉय कट। क्यों कहा बॉय कट? क्या उस कटिंग पर या उस तरह से बाल रखने पर क्या किसी लिंग विशेष का ही अधिकार है, किसी खास लिंग वाले व्यक्तियों का ही अधिकार है? क्या लड़के ही ऐसे बाल रख सकते हैं? क्या लड़कियां ही लंबे बाल केवल रख सकती हैं? बात समझ पाए आप यहां तक की? तो ये हम यदि बात करें लैंगिक समाजीकरण की, तो हमने देखिए परिवार से ना, शुरुआत से, बाल्यावस्था से ये चीजें समानांतर रूप से चल रही होती हैं। लड़के की वेशभूषा को लेकर, लड़की की वेशभूषा को लेकर अंतर शुरुआत से समझ में आएगा। उसके खिलौनों को लेकर, उसके बोलने के तरीके को लेकर अंतर शुरुआत से समझ में आएगा। लड़का, उससे खास तरह के आचरण की अपेक्षा की जाएगी, और ये आचरण कौन सिखाएंगे? उसके परिवार वाले सिखाएंगे। जहां उसका बुनियादी चरण संपादित हुआ है, प्राथमिक चरण संपादित हुआ है परिवार में, फैमिली में, वही क्या होंगे, लड़के को, जैसे आप समझिए, एक जब बालक पैदा होता है, यदि हम बच्चे की बात करें, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको तो पता नहीं कि वो पुरुष है, वो ये स्त्री है। हम यदि बात करें भारत के संदर्भ में, अपने देश विशेष के संदर्भ में हम बात करें, तो हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है और इसके साथ साथ ये चीज आ जाती है कि लड़का है, लड़की है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? यानी कि जब वो बालक जिसने जन्म लिया, उस बालक को अपने लिंग के बारे में तो जानकारी नहीं है, उस बालक को अपनी जाति के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने वर्ण के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता है वो सारी चीजें वो सीख लेता है। सीखता कैसे है? सोशलाइजेशन के प्रोसेस से, समाजीकरण की प्रक्रिया से। अब ये अनुमान कीजिए कि कोई लड़का यदि इस प्रकार से बोलना शुरू करता है कि मैं स्कूल जाऊंगी, कोई लड़का ऐसे बोल रहा है, आपको एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि समाज में एक्सेप्ट नहीं है। समाज में एक्सेप्ट नहीं है। समाजीकरण की पूरी प्रक्रिया क्या है कि भाई, जैसे एक व्यक्ति है, एक बालक है जिसका जन्म हुआ, अब समाज के कुछ निर्धारित मानक हैं, उन मानकों के अनुसार उसको आचरण करना होगा। ये मानक उसको बताए जाएंगे, वो मानक उसको सिखाए जाएंगे। सिखाएगा कौन? सबसे प्रारंभिक जो स्तर होगा, जो चरण होगा, प्राथमिक चरण परिवार है, वहां से चीजें शुरू होंगी। बात समझ पाए? अब इसमें वेशभूषा को लेकर आप देख लीजिए, बोलने को लेकर आप देख लीजिए, उसके खेलने के, उसकी रुचियों को लेकर आप समझ लीजिए। क्या हम यदि देखें कि एक लड़का मान लीजिए बंदूक से खेलता है, शुरुआत में तो उसको पता ही नहीं है कि बंदूक लड़के के लिए है, गुड़ियां लड़कियों के लिए, उसको पता ही नहीं है। उसको ये चीजें समझाई गई। समझाई कैसे गई
क्योंकि माता पिता के आचरण में वो चीजें शामिल हैं, वो आत्मसात कर चुके हैं इस व्यवहार को। कैसे कर चुके हैं इस आचरण को आत्मसात? उनका भी समाजीकरण हुआ है ना, सोशलाइजेशन का प्रोसेस, वो भी इसी प्रक्रिया से गुजरे हैं। बात समझ? जैसे आप समझिए कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे हम कहें कि जैसे आप देखते होंगे कि यदि जैसे घर में ब्रूम है, झाड़ू रखी है, आपका उसमें पैर लग जाए तो आप अचानक से आपसे क्या होगा, आप उसको हाथ लगाएंगे, ऐसे कर लेंगे, क्षमा मांग लेंगे। क्यों? क्या आपके पास उसका तर्क है? नहीं है। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपने देखा, आपने अपने आसपास देखा, अपने घर में देखा, सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, आपने भी वही आचरण का। यह भी समाजीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है, यह भी वही उसी प्रक्रिया का परिणाम है। आप किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर से गुजरते हैं, कोई मंदिर के बाहर से गुजरता है, अनुमान कीजिए स्वतः क्या होता है कि हम मंदिर के बाहर से गुजरे, हम स्वतः ही ऐसे करके निकलते हैं। क्यों? हम बाइक पे जा रहे हैं, कोई बाइक पे भी जा रहा होगा, बाइक पे जाएगा, ऐसे मंदिर दिखाई दिया, ऐसे करके चला गया हाजिरी लगा के। ये इन चीजों का हम आत्मसात कर चुके हैं, इन चीजों का आत्मसातीकरण हो चुका है। लेकिन हुआ कैसे है? इस सोशलाइजेशन के प्रोसेस से, इस समाजीकरण की प्रक्रिया से। बालक जो पैदा हुआ उसको पता ही नहीं है ना भगवान कौन है, ये भगवान के बारे में उसे बताया जाना भी समाजीकरण की प्रक्रिया है। उसी से उसको समझ में आएगा उसका धर्म क्या है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? उसको अपने आचरण, उसके क्या आचरण होंगे, ये भी सोशलाइजेशन का प्रोसेस उसको समझाता है। बात समझ पाए? तो एक हमने जैसे कहा कि हम कह सकते हैं लैंगिक समाजीकरण, लैंगिक समाजीकरण, बात समझने में कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। एक हम कह सकते हैं पुनर्समाजीकरण। अब ये रीसोशलाइजेशन, ये पुनर्समाजीकरण, पुनः समाजीकरण, यदि हम इस शब्द का अर्थ ही डराइव करें तो पुनः समाजीकरण यानी कि तब होता है जब किसी का दोबारा से समाजीकरण हो। क्या किसी का दोबारा से समाजीकरण संभव है? क्या पॉसिबल है किसी व्यक्ति का पुनः समाजीकरण होना? संभव है। यदि किसी व्यक्ति की सामाजिक भूमिका में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है तो उसका पुनर्समाजीकरण होता है, उसका रीसोशलाइजेशन होता है। ये ध्यान रखेंगे, जब किसी व्यक्ति की सामाजिक भूमिका में बड़ा परिवर्तन होता है, जब किसी व्यक्ति की सामाजिक भूमिका में बड़ा परिवर्तन होता है तो उस व्यक्ति से कुछ सामान्य व्यवहार हो जाएंगे, कुछ निश्चित पैटर्न हो जाएंगे, कुछ निश्चित आचरण हो जाएगा, कुछ निश्चित भूमिका हो जाएगी, उनको अपनाने की अपेक्षा की जाएगी। कुछ निश्चित व्यवहार ऐसे होंगे जिनको छोड़ने की अपेक्षा उससे की जाएगी। वो क्या हो जाएगा? यानी कि वो उसका पुनर्समाजीकरण है। आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई किसी देश को छोड़िए, भारत देश के संदर्भ में आप समझ लीजिए कि हम यदि अपने राष्ट्र प्रमुख के बारे में सोचें, भारत के राष्ट्र प्रमुख के बारे में, या आप समझ लीजिए किसी एक ऐसे व्यक्ति को लेकर, जैसे कोई अभिनेता है, कोई अभिनेत्री है, किसी को बहुत पसंद है, कोई खिलाड़ी हो सकता है बहुत पसंद है, जो हम अपने आदर्श जिनको बनाते हैं, मान लीजिए कोई किसी को अपना आदर्श बनाता है। अब जैसे ही वो उसको अपना आदर्श बनाएगा तो वो कुछ निश्चित पैटर्न तय कर लेगा, कुछ निश्चित आचरण तय कर लेगा कि ये होंगे। जैसे मानिए हम यदि राष्ट्र प्रमुख की बात करें तो हम अपने राष्ट्र प्रमुख से कुछ निश्चित पैटर्न, कुछ निश्चित आचरण की अपेक्षा रखते हैं। अब उनकी सामाजिक भूमिका में बड़ा बदलाव हो चुका है। आप अपने किसी मित्र को देख लीजिएगा, आपके कोई मित्र हैं, बचपन से साथ में आप पले बड़े, साथ में खेले, सब चीजें साथ के, आपके सोशलाइजेशन सारे प्रोसेस आपके साथ हुए, बड़े हो गए। मान लीजिए कि आपका मित्र क्या होता है, एक दिन आईएएस बन जाता है। अब क्या होगा? उसकी सामाजिक भूमिका में ये एक बड़ा परिवर्तन है। आप देखेंगे कि जैसा वो पहले था, जैसे उसके कुछ निश्चित व्यवहार जो पहले थे उनमें बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। ये बड़ा परिवर्तन आया क्यों?
ये बड़ा परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि उसकी सामाजिक भूमिका में बड़ा परिवर्तन आ गया है। अब व्यक्ति उससे कुछ निश्चित आचरण की अपेक्षा करते हैं। बात समझ पा रहे हैं? जैसे हम शिक्षक के संदर्भ में समझें, आप शिक्षक बनेंगे भविष्य में, आप शिक्षक के अनुसार सोच लीजिए कि जैसे एक शिक्षक की बात आती है तो विद्यार्थी अपने शिक्षक से कुछ निश्चित आचरण की अपेक्षा करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि अपशब्द का प्रयोग सब करते हैं, किसी ना किसी स्तर पर, किसी भी स्तर पर अपशब्दों का प्रयोग सब करते हैं, लेकिन एक शिक्षक से अपशब्दों का प्रयोग करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्यों? यानी कि ये क्या है? ये पुनर्समाजीकरण है। बात समझ पाए? मैं अपशब्दों के संदर्भ में बात कर रहा हूं, आप इसको अन्य पदार्थों के सेवन, नशीले पदार्थों के सेवन के संदर्भ में आप समझ लीजिए। बात समझ पाए? तो ये जैसे क्या लगता है? ये लगता है कि फिर ये जो निश्चित पैटर्न है उसके अनुसार ये आचरण नहीं है, ये विचित्र लगता है। और विचित्र चीजें एकदम से खबर बनती हैं। क्यों बनती हैं? क्योंकि हमें उसमें रुचि आती है। आप क्यों वो खबर देखते हैं? जैसे आपके सामने कोई न्यूज आए कि एक व्यक्ति ने अपने बालों से 2 क्विंटल वजन ट्रक में रखकर खींच दिया, आप उस न्यूज को देखेंगे, आप उसको पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो विचित्र सी घटना है, वो विचित्र सी घटना है। आपको कोई लड़का साड़ी पहनकर जाते हुए दिखाई दे, आप उसको देखेंगे, आप नोटिस करेंगे। क्यों करेंगे? पहन तो कपड़े रहा है, क्यों करेंगे? क्योंकि वो हमारे समाज के अनुसार, हमारा जो समाजीकरण हुआ है उसके अनुसार हमें वो विचित्र सी घटना लगेगी। बात समझ पाए आप? यहां तक कि इतना बिंदु स्पष्ट हुआ? तो जब एक व्यक्ति की सामाजिक भूमिका में परिवर्तन हो जाता है तब उसका पुनर्समाजीकरण होता है। पुनर्समाजीकरण होता है, इसका अर्थ है कि उसके जो कुछ निश्चित व्यवहार थे, कुछ व्यवहार उसको छोड़ने होंगे और कुछ निश्चित आचरण, कुछ निश्चित व्यवहार ऐसे होंगे जो उसको अपनाने होंगे, जो किसके अनुसार होंगे? जो अब इस जो सामाजिक भूमिका में परिवर्तन हुआ है इसके अनुसार होंगे। जैसे मानिए आपका मित्र था, आप साथ में चाट पकौड़ी खा लेते थे, किसी जगह आपने देखा कि अच्छा गोलगप्पे हैं, आपने गोलगप्पे खा लिए ठेले पे। अब आपका मित्र बन गया आईएएस। अब मित्र आईएएस बन गया, या मान लीजिए एमएलए बन गया है, एमपी बन गया है, और कोई बड़ा पद सोच लीजिए वो उसने धारण कर लिया है। क्या अब आप उम्मीद कर पाएंगे? आपका कोई मित्र था जिसके साथ आप ठेले पे खड़े होकर सड़क किनारे गोलगप्पे खा सकते थे। आपका मित्र, मान लीजिए आप और आपका मित्र, कोई मतलब एक उदाहरण हम समझ रहे हैं कि वो धूम्रपान करते थे, कहीं सिगरेट पी सकते थे। अब क्या हुआ कि वो बहुत बड़ा अभिनेता बन गया या बहुत बड़ी अभिनेत्री बन गई। क्या अब ऐसा वो कर पाएंगे समाज के अनुसार? नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी के आदर्श होंगे, उनकी सामाजिक भूमिका में बड़ा परिवर्तन आ गया, तो अब लोग एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। अब ये सामाजिक मानकों के अनुकूल नहीं है, ये सामाजिक मानकों के अनुसार नहीं है। इसी को कहा जाता है पुनर्समाजीकरण। तो पुनर्समाजीकरण कब होता है, रीसोशलाइजेशन कब होगा? जब एक व्यक्ति की सामाजिक भूमिका में बड़ा परिवर्तन आता है। बात समझ पाए आप यहां तक? की समाजीकरण के एजेंट के यदि बात की जाए, कुछ आप अभिकर्ता लिख लीजिए। समाजीकरण के अभिकर्ता, समाजीकरण के अभिकर्ता, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन होंगे? जैसे हमने सहज ही कहा, परिवार है, मित्र मंडली है, साथी समूह है, आस पड़ोस है, आस पड़ोस रिश्तेदार हो गए, विद्यालय हो गए, ध्यान रखना है धर्म, धर्म भी ठीक है। आप कह सकते हैं मास मीडिया या जनसंचार, और वर्तमान में तो आप कहेंगे सोशल नेटवर्किंग। ये सब क्या है? ये सब समाजीकरण के अभिकर्ता है, एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के। बात समझ पाए होंगे आप यहां तक की? मैं ये उम्मीद करूं आपसे कि आपको समाजीकरण को लेकर एक सामान्य भूमिका बनी होगी। कभी समाजीकरण पर बहुत विस्तार से चर्चा की जाएगी, समाजीकरण को लेकर समझा जाएगा और विस्तार से। आज हमने समाजीकरण के प्रकार को लेकर समझने का प्रयास किया है संक्षेप में, कि आपको समाजीकरण के प्रकार को लेकर एक सामान्य समझबूझ आपकी बने, आपके स्वयं के मौलिक विचारों का विकास हो। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज वाली कक्षा में, आज वाली चर्चा में आपने कुछ ना कुछ नया सीखा ही होगा। आज की कक्षा, आज की चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में, किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।